हेलो बच्चों, तो लास्ट टर्म में हम लोगों ने सीखा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, थोड़ा सा समझा था। आज हम लोग उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। पिछले टर्म में हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश किरण होती है किसी चिकने व पॉलीदार तल पर गिरती तो तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम बताए थे हमने आपको। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जरा इसको डीपली में समझते हैं। आपने परावर्तन की परिभाषा समझ ली, आपने परावर्तन के नियम समझ लिए, लेकिन परावर्तन में जो गुण परिवर्तित होते हैं या परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कौन सा गुण परिवर्तित होता है, कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, सारे रीजन आज हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हम लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जैसे हम किसी शीशे के सामने या किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमें उसमें अपना प्रतिबिंब नजर आता है, तो हमें ऐसा आभास होता है कि केवल परावर्तन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपवर्तन भी होता है। एक और घटना होती है ज्यामितीय प्रकाश की, अर्थात किरण प्रकाश की, दो सिद्धांत पर आधारित है, यानी परावर्तन और अपवर्तन। ये दोनों ही घटनाएं होती हैं, लेकिन हाँ, हमें एहसास नहीं होता कि अपवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे कि किसी शीशे के सामने आप खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण परावर्तित हो रही, जिस कारण हमें अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा। ठीक, लेकिन वास्तव में वहां अपवर्तन भी होता। थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मान ले, आप हमें देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो मुझे देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि प्रकाश किरणें आ रही, मुझ पर गिर रही हैं और मुझसे परावर्तित होकर उसके नेत्र में, रेटिना पर प्रवेश कर रही हैं, जिस कारण वो मुझे देख पा रहा है। मेरे जस्ट बगल में एक शीशा लगा हुआ है, एक कांच का शीशा लगा हुआ है, और उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो भी मुझे देख पा रहा है। क्योंकि वो दूसरे माध्यम में है, उस पर जो प्रकाश किरण पहुंच रही है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, इस कांच से पार होकर वहां तक पहुंच रही है, तो वो भी मुझे देख पा रहा है और आप भी मुझे देख पा रहे हैं। जो सामने व्यक्ति मुझे देख पा रहा है वो परावर्तित प्रकाश देख रहा है, और जो दूसरे माध्यम में वो अपवर्तित प्रकाश प्राप्त कर रहा है। एक्चुअल में दोनों ही घटनाएं होती हैं। किसी तल पर अगर कोई प्रकाश किरण गिर रही है तो हमने आपको बताया था, ये गिरने वाली किरण का नाम कौन सी किरण है? आपतित किरण। जो प्रकाश किरण पढ़कर लौटती है उसका नाम है परावर्तित किरण। ये सब मैंने आपको समझा दिया था। ये वाला एंगल हो गया आई, ये वाला एंगल हो गया आर, और प्रकाश का कुछ भाग, कहीं कहीं 99% परावर्तन होता है, जिस कारण हमें इसका एहसास नहीं होता है। प्रकाश का कुछ भाग अपवर्तित भी होता है, जिसे हम अपवर्तित प्रकाश के नाम से जानते हैं। अपवर्तित प्रकाश। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो परावर्तन में हमने आपको इतना समझाया था, अब आगे समझते हैं इनमें कौन सा गुण। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम अपवर्तन में प्रवेश करेंगे। 10th क्लास में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो अपवर्तनांक होता है ये गुण कहाँ का होता है? माध्यम का। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, माध्यम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम कहें कि प्रकाश की चाल जो होती है c, मैंने आपको बताया था ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपसे एक बात और बोली थी, ये वैल्यू 1/√μ0 ε0 के इक्वल होती है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हमने आपसे कहा था कोई बात नहीं। इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक। अगर हम बात करते हैं किसी माध्यम की, अगर हम माध्यम की बात करें, मीडियम की बात करें, किसी माध्यम की बात करेंगे तो हो सकता हो वहाँ चाल चेंज हो जाए, क्योंकि वेव में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मीडियम चेंज होगा तो चाल चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मीडियम में चाल हमने v मान ली। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो थोड़े समय के लिए आपको एक तरह से ये मान लीजिए रटना पड़ेगा। पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप लोगों ने अगर ये पढ़ा है k = ε/ε0 होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश कूलाम के नियम में आप पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है अभी आपने।
माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, जिसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता बोलते हैं। ये हो गई माध्यम की वैद्युतशीलता, ये हो गई निर्वात की वैद्युतशीलता। इसी प्रकार से एक फार्मूला बनता है म्यू आर इक्वल म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये फार्मूला बनता है। तो अगर जब हम माध्यम की बात करते हैं, जब हम निर्वात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और म्यू नॉट आ रहा है। ये निर्वात में चाल होती है, यानी वैक्यूम में, आपको बताया गया था। लेकिन अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम में चाल बदल गई। म्यू नॉट की जगह यहाँ आ गया म्यू और एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया एप्सिलॉन। अगर हम बात करें एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू। पहले म्यू की वैल्यू की बात कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसी प्रकार एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम इसे ऐसे लिख दें 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्या गलत है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैल्यू देखिए ऊपर लिखी हुई है, ये वैल्यू है सी की, तो यहां से बन जाएगा v इक्वल सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू आर और एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसे बोलते हैं किसी माध्यम की चुंबकशीलता, सॉरी आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसे बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, ठीक। अब ये जो वेग आया है, वेग बदल गया, देख रहे हैं आप। पहले प्रकाश की चाल c इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड थी। अब लेकिन माध्यम में जो चाल आ रही 3 इंटू 10 की पावर 8 में कुछ डिवाइड हो रहा है। किसका डिवाइड हो रहा है? अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर का। और इसी को डिनोट किया गया n से, कुछ बुक्स में इसे म्यू से भी डिनोट किया गया है। इस n को ही बोला गया माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। आप याद रखेंगे एक्चुअल में n का मान ये होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। बात समझ में आई? तो यहां से ये फार्मूला बन गया n इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 8, इसे हम c भी बोल सकते हैं, c अपॉन v। ये आपने फार्मूला 10th क्लास में रटा हुआ है। माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, जल्दी से ये अगर हम समझ लें, ध्यान से देखिए और समझिए। प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही कोई माध्यम आया, माध्यम के आने के बाद प्रकाश की चाल बदल गई। और प्रकाश की चाल कितनी बदली? जो पुरानी चाल थी उसमें उस माध्यम के अपवर्तनांक का डिवाइड हो गया। कहने का मतलब अगर माध्यम चेंज होगा तो माध्यम में चाल कितनी होगी? चाल का निर्धारण कैसे किया जाएगा? जो निर्वात की चाल है उसमें उस अपवर्तनांक का डिवाइड कर दे। कहने का मतलब अगर कोई प्रकाश 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में है, यानी कि वहां पर प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 अपवर्तनांक का माध्यम यानी 2 का डिवाइड। अगर कोई प्रकाश की चाल हम 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में पता कर रहे हैं तो 1.5 का डिवाइड, यानी कि जितना भी अपवर्तनांक होगा माध्यम का उसका डिवाइड हो जाएगा। जितना भी अपवर्तनांक होगा उसका डिवाइड हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक अप्रॉक्स 1 होता है, तो वायु के लिए जो चाल होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन अप्रॉक्स 1 होता है वायु का अपवर्तनांक 1। अगर हम कह दें कांच में चाल, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5, कांच की चाल आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 8। बात समझ में आ रही है आपको? तो अपवर्तनांक फर्क क्या डाल रहा है? अपवर्तनांक यानी माध्यम के बदलने से चाल भी बदल रही है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आप लोगों ने एक फार्मूला बहुत अच्छे से याद किया था जिसका हाई स्कूल में बहुत ही यूज होता था, 10th क्लास में आपने बहुत ही यूज किया है। ये था वो फार्मूला 1n2 स्नेल का नियम, या ऐसा कुछ था, n2 अपॉन n1 इक्वल्स v1 अपॉन v2
इक्वल्स लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। देखते हैं जल्दी से कैसे आता है। ये मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको जो प्रकाश के गुण हैं, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल कहाँ बदलती है कहाँ नहीं बदलती, ये क्लियर हो जाए। चलिए अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर का जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक है n1, इस पृष्ठ के ऊपर का जो भाग है उसका अपवर्तनांक है n1, इस पृष्ठ के नीचे के भाग का अपवर्तनांक है n2। इसे ऐसे समझ लेते हैं। जो प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए इसकी चाल है v1 और इसकी आवृत्ति है f1 और इसकी तरंगदैर्घ्य है लेमडा 1, ठीक। और दूसरे माध्यम में आकर इसकी चाल हो गई v2 f। चलिए अभी बात नहीं करते हैं, अभी हम ये देखते हैं जो परावर्तित प्रकाश है इसमें क्या फर्क होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, पहला वीडियो देखेंगे, अगर आप भूल गए तो मैंने कहा था अगर कोई सोर्स है और सोर्स सेम है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती। सोर्स वही है तो आवृत्ति भी वही रहेगी। अगर हम आपसे कहें ये जो परावर्तित प्रकाश प्राप्त हुआ ये किस सोर्स से प्राप्त हो रहा है, इसी सोर्स से तो प्राप्त हो रहा है जहां से आ रहा है। ये जो सोर्स है इस कहीं यहाँ कहीं सोर्स से उत्पन्न हुआ है, ये प्रकाश यहाँ गिरा है, इसी सोर्स से अपवर्तित प्रकाश आया, इसी सोर्स से परावर्तित प्रकाश आया। सोर्स सेम है तो आवृत्ति में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये f1 है, ये भी f1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको f2 मान लिया तो हम कह सकते हैं f2 और f1 कैसे होने चाहिए, इक्वल। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर सोर्स सेम है, यहां से प्रकाश आ रहा है, किसी सोर्स से प्रकाश आ रहा है, जिस सोर्स से प्रकाश आ रहा है उसी सोर्स से आने वाले प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उसी सोर्स से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। सोर्स सेम यानी आवृत्ति भी सेम, याद रखिएगा। तो जो पहला माध्यम उसकी आवृत्ति f1। अच्छा ये देखिए, माध्यम चेंज नहीं हुआ और माध्यम चेंज नहीं हुआ तो क्या चाल चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अभी आपने फार्मूला देखा, जो यहाँ अपवर्तनांक है n1, ये पूरे में अपवर्तनांक n1 बना रहेगा, नीचे पूरे में अपवर्तनांक n2 बना रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ चाल है v1 तो यहाँ पर भी चाल v1 ही होगी। तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदली, परावर्तित प्रकाश की चाल नहीं बदली। अब बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की। किसकी बात करते हैं? तरंगदैर्घ्य की। आपने फार्मूला पढ़ा था C इक्वल्स एफ लेमडा। C इक्वल्स एफ लेमडा। C का मतलब चाल, F का मतलब आवृत्ति, लेमडा का मतलब तरंगदैर्घ्य। तो लेमडा भी कैसे बदलेगा भाई? जब ये लोग नहीं बदले तो लेमडा कैसे बदलेगा? लेमडा का मतलब चाल बटा आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य बराबर चाल बटा आवृत्ति। चाल वही है, आवृत्ति वही है, चाल बटा आवृत्ति जो यहाँ, वही चाल बटा आवृत्ति, तो सेम तरंगदैर्घ्य। तो याद रखेंगे आप, जब कोई प्रकाश परावर्तित होता है तो ना तो उसकी आवृत्ति बदलती है, ना तो उसकी चाल बदलती है, ना तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदलती है। क्या बदलता है? इसे याद रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कहीं से प्रकाश आ रहा है किसी चमक का, यहाँ पर मैंने कोई सरफेस लगा रखा है और उस पर प्रकाश गिर रहा है और पड़कर लौट रहा है। सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, जो प्रकाश आ रहा उसकी जो चमक है, जो प्रकाश पड़कर यहाँ से लौटने के बाद जा रहा, परावर्तित हो रहा, क्या सेम चमक होगी? थोड़ी कम हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक शीशा लगा रखा है, शीशे पर प्रकाश गिर रहा है सूर्य का, और शीशे से जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसकी चमक और सूर्य से आने वाले प्रकाश की चमक क्या सेम होती है? ना, चमक कम हो जाएगी, यानी उसकी तीव्रता घट जाएगी। तो याद रखेंगे, परावर्तित होने के बाद केवल और केवल किस पर प्रभाव पड़ता है? तीव्रता पर। परावर्तित प्रकाश की ना तो आवृत्ति बदलेगी, ना तो चाल बदलेगी, ना तो तरंगदैर्घ्य बदलेगी। क्या परिवर्तित होगा? तीव्रता। तीव्रता बदल जाती है। चलिए अपवर्तित प्रकाश की बात करें। हमने आपसे कहा सोर्स सेम है तो एफ भी सेम होगा, बहुत अच्छी बात है। सी का फार्मूला आपने पढ़ा है, सी बराबर होता है एफ लेमडा। सी बराबर क्या होता है? एफ लेमडा। सी का मतलब चाल है। तो अगर हम बात करें पहले माध्यम की, तो पहले माध्यम में बताइए चाल का काम कौन कर रहा है? V1। V1। F का काम कौन कर रहा है? F1। और लेमडा का काम कौन कर रहा है? लेमडा 1। बहुत अच्छी बात है। दूसरे माध्यम में ऐसे ही V2 है, F2 है और लेमडा 2 है। तो बच्चों यहाँ से क्या हम F1 का मान निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, आएगा V1 अपॉन लेमडा 1, ठीक है। और F2 का मान क्या आ जाएगा? V2 अपॉन लेमडा 2।
और F1 F2 सेम है, अगर F1 F2 सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, F2 की वैल्यू V2 अपॉन लेमडा 2 इक्वल V1 अपॉन लेमडा 1। चाल वालों को एक तरफ, तरंग दैर्घ्य वालों को एक तरफ इधर ले आइए, V2 को इधर ले आइए, लेमडा 1 इधर पहुंचा दीजिए। ये बन जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल्स लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। V1 अपॉन V2 इक्वल्स लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। अच्छा, अगर इसी से अपवर्तनांक में संबंध लेकर आए तो आप यहाँ से देख रहे हैं V का मतलब चाल और N का मतलब अपवर्तनांक। अगर हम कहें पहले माध्यम के लिए निकालें तो V1 बराबर आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन N1 और V2 बराबर आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन N2। बोलिए बात समझ में आई? तो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर, इक्वेशन सेकंड मानकर, अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 ये कैंसिल हो जाएगा, N2 ऊपर चला जाएगा, N1 नीचे आ जाएगा, यानी V1 अपॉन V2 की वैल्यू आ गई N2 अपॉन N1। यही तो फार्मूला है, यही तो आप पढ़ा करते थे, N2 अपॉन N1 V1 अपॉन V2 लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो अपवर्तित प्रकाश, अगर बात की जाए अपवर्तित प्रकाश में क्या क्या बदलेगा, क्या क्या नहीं बदलेगा, तो देखिए जब माध्यम बदलेगा तो चाल तो बदलेगी ही, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाएगा। जब माध्यम बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य भी बदल गई, लेमडा 1 अलग, लेमडा 2 अलग, V1 अलग, V2 अलग, लेकिन क्या नहीं बदला, आवृत्ति नहीं बदली। रीजन क्या है, सोर्स सेम सोर्स है, इसलिए इसकी आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप याद रखेंगे, परावर्तित जब प्रकाश होता है तो परावर्तित प्रकाश की चाल नहीं बदलती, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती और आवृत्ति नहीं बदलती, केवल तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। अपवर्तित प्रकाश में क्या होता है, चाल भी बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति बदलती नहीं है, क्योंकि सोर्स सेम रहता है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब जो मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसका मैंने आपको रूल भी बताया था, उसके 2 लॉ हैं। पहला आपतित किरण, जैसे मान लीजिए ये एक तल है, ये प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, ये आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण हो गई, ये इस तरह से, ये आपतित किरण। क्या ऐसा होता है, आपतित किरण ऐसे आए और परावर्तित किरण ऐसे जाए। अगर ये ऐसे आ रही है आपतित किरण और परावर्तित किरण ऐसे जा सकती है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपतित किरण अगर ऐसे आएगी तो परावर्तित किरण को ऐसे जाना चाहिए। अगर ये इस तरह से जाएंगी तो तल तो सेम होगा ना। अगर ऐसा होता तब तो तल अलग अलग होता, तभी नियम में कहा जाता है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का सरफेस सेम होता है। तीनों एक ही सरफेस पर होंगे। इसको आप ऐसे समझ लें, ये सरफेस है, इसी पर आपतित किरण आ रही है, गिर रही है, इसी से किरण परावर्तित हो रही है और इसी पर क्या है, अभिलंब। ये ऐसा नहीं कि प्रकाश किरण ऐसे आपतित होगी और ऐसे जाएगी। ठीक है भाई। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो इस चैप्टर में जो जो पढ़ा दिया आपको, एक बार जल्दी से उसको रिपीट कर लीजिए और डेली डेली उसको पढ़ते रहें। स्टार्ट हुआ था लाइट से। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, बताया गया था आपको। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 3600 से या 3800 भी आप बोल सकते हैं, 3600 से बोल दीजिए चाहे 3800 से बोल दीजिए, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम की जो तरंग दैर्घ्य का परास होता है वही प्रकाश हमें दिखाई देता है, यानी उतनी ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश हमारे नेत्र की जो रेटिना होती है उसे संवेदित करता है, जिस कारण उसे हम देख पाते हैं। तो यही प्रकाश होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ये जो भाग होता है, याद रखना है आपको, इनकी तरंग दैर्घ्य का जो परास है ये आपको याद रखना है। कुछ बुक्स में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच भी दिया होगा। खैर, आगे इसमें बढ़े थे, आगे बात की थी हमने प्रकाश किरण के बारे में। प्रकाश किरण जो होती है, प्रकाश किरण का मतलब होता है प्रकाश का जो सरल रेखीय मार्ग होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का सीधा रास्ता, उसे बोलते हैं प्रकाश किरण।
प्रकाश किरण जब कई समूहों में होती है उसे हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश पुंज 3 अलग अलग टाइप की होती हैं। हमने आपको बताया था समांतर प्रकाश पुंज के बारे में, अभिसारी और अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में। उसके बाद मैंने आपको एक नोट बताया था। नोट में हमने आपको वस्तुओं के बारे में बताया था और सोर्स के बारे में बताया था। वस्तुएं दो तरह की होती हैं, दीप्त और अदीप्त। दीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, अदीप्त जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। उसके बाद मैंने आपको सोर्स के बारे में बताया था। प्राकृतिक स्रोत होते हैं और कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक का मतलब जैसे सूर्य जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, प्रकृति में है, तारे हो गए, और कृत्रिम में आप मोमबत्ती मान सकते हैं, बल्ब मान सकते हैं। अच्छा, जुगनू की अगर बात करें तो जुगनू भी प्राकृतिक सोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग प्रकाश में जो प्रकाश की जो शाखा थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। प्रकाश की क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक होती है किरण प्रकाश की जिसको हम ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी होती है भौतिक प्रकाश की, जिसके हमने दो भाग बताए थे आपको, तरंग प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश की। जो किरण प्रकाश की होती है इसमें अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे दर्पण हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया। इसके अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की हम लोग व्याख्या करेंगे। आगे जो तरंग प्रकाश की है इसमें जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है और जो अवरोध का आकार होता है लगभग समान कोटि का होता है। इसके अंतर्गत हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में चर्चा करेंगे। और जो क्वांटम में हमने समझा था क्वांटम प्रकाशिकी के अंतर्गत, तो उसमें हम प्रकाश को ऊर्जा का बंडल या पैकेट या फोटोन मानकर हम उसकी व्याख्या करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रकाश, विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव की व्याख्या की जाएगी। तो ये आपको समझाया गया था। और आज आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन अच्छे से क्लियर कर लिया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, दो सिद्धांत पर आधारित है आपकी किरण प्रकाश की, परावर्तन और अपवर्तन पर। कहीं भी केवल परावर्तन नहीं होगा, कुछ बहुत अपवर्तन भी होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमें महसूस ना हो। 99% अगर हमें परावर्तन दिख रहा है तो हम यही मानते हैं केवल परावर्तन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपवर्तन भी होता है। परावर्तन के जो नियम है, दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण अर्थात एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगली बात करी हमने कि जो गुण होते हैं प्रकाश के, जैसे कि आवृत्ति हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गई, चाल हो गई, तो किसमें यानी परावर्तन में क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। तो परावर्तन में आपको याद रखना है, ना तो आवृत्ति बदलती है, ना तो चाल बदलती है, ना तो तरंग दैर्घ्य बदलती है, केवल उसकी तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। जबकि अपवर्तन में प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, माध्यम के बदलने की वजह से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती क्योंकि सोर्स सेम रहता है। ठीक है भाई, इतना आपने अच्छे समझा और विथ रीजन समझा क्यों नहीं बदलती है। और आज आपने ये भी समझा, ये जो अपवर्तन का फार्मूला होता है 1n2, इसे आगे पढ़कर बताएंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसे पढ़ते हैं। अगले चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ये होता है n2/n1 इक्वल्स v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2। ये कैसे आता है ये आपने समझा 10th क्लास में, भले आपने रटा हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ कर चले, इतना अच्छे से तैयार कर ले। अब हम लोग अगले टर्म में जब आपसे मिलेंगे तो हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।